बच्चों नमस्कार। लक्ष्य कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूट के चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करना चाहिए। तरह तरह के आपके मन में भ्रम होता है, कैसे पढ़ूं, क्या क्या पढ़ूं, क्या करूं। ये सारे प्रश्नों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा और एक सटीक आपको प्लान बताया जाएगा और उस प्लान के तहत आप चलेंगे तो ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। और आप इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। और चैनल लास्ट तक हमारी इस वीडियो को देखें ताकि आपकी सारी प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाए। तो चलिए हम चालू करते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करना चाहिए। तो बच्चों सबसे पहले आपको प्लान बनाना है। अगर आपका अच्छा प्लान है तो आपका रिजल्ट आएगा। अगर प्लान इधर उधर है, जैसे तैसे आप तैयारी करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि रिजल्ट आने का एक ही मतलब है कि आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लेवल पे आपको आना पड़ेगा। लेवल पे आने के लिए एक सटीक प्लान होना चाहिए। तो चलिए हम एक सटीक प्लान आपके लिए लेकर आए हैं और चालू करते हैं। बच्चों सबसे पहले आप डिसाइड कर लें कि कौन सी एग्ज़ाम देनी है। अब जैसे आप आमतौर पे एसएससी का देते हैं, बैंक्स देते हैं, रेलवे देते हैं, कुछ लोग डीएसएसबी, दिल्ली पुलिस, सीपीओ, ये सारी एग्ज़ाम देते हैं। अब अगर इन सब की सिलेबस पे अगर फोकस करें तो सबसे पहली बात है कि इनमें आता क्या है। तो आइए मैं सबसे पहले सिलेबस की चर्चा करता हूँ। तो बच्चों सबसे पहले मैं अपने बारे में आपको बताऊंगा। मेरा नाम धनंजय कुमार सिंह है। मैंने 1995 में बीएचयू से मैथ में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। उसके बाद हमने कमीशंस की तैयारी की, लेकिन मन जो पोस्ट नहीं मिलने की वजह से हमने ज्वाइन नहीं किया। और फिर आपको मदद करने के लिए हमने एक लक्ष्य कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूट नामक संस्था दिल्ली में राजनगर पार्ट 1 पालम कॉलोनी में दादा छतरी वाले मार्ग में इस्टेब्लिश किया। और मैं इस संस्था को 2000 में इस्टेब्लिश किया था और अभी तक यानी 2021 अभी तक हमारे 10,000 से ज़्यादा बच्चे लाभान्वित हैं। और इसी सिलसिले में हम चाहते हैं कि आप सब भी हमारे 21 साल के अनुभव का फ़ायदा लें। और इसी सिलसिले में मैं आपके सामने सबसे पहली वीडियो पेश कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो चलिए हम चालू करते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करना चाहिए। तो बच्चों सबसे पहले आपको प्लान बनाना है। अगर आपका अच्छा प्लान है तो आपका रिजल्ट आएगा। अगर प्लान इधर उधर है, जैसे तैसे आप तैयारी करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि रिजल्ट आने का एक ही मतलब है कि आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लेवल पे आपको आना पड़ेगा। लेवल पे आने के लिए एक सटीक प्लान होना चाहिए। तो चलिए हम एक सटीक प्लान आपके लिए लेकर आए हैं और चालू करते हैं। बच्चों सबसे पहले आप डिसाइड कर लें कि कौन सी एग्ज़ाम देनी है। अब जैसे आप आमतौर पे एसएससी का देते हैं, बैंक्स देते हैं, रेलवे देते हैं, कुछ लोग डीएसएसबी, दिल्ली पुलिस, सीपीओ, ये सारी एग्ज़ाम देते हैं। अब अगर इन सब की सिलेबस पे अगर फोकस करें तो सबसे पहली बात है कि इनमें आता क्या है। तो आइए मैं सबसे पहले सिलेबस की चर्चा करता हूँ, फिर आगे कैसे काम करना है उस पर चर्चा करेंगे। तो अगर सिलेबस की हम बात करें तो देखिए, पाठ्यक्रम की अगर बात करें तो हमारा सबसे पहला जो होता है, सबसे पहली पोजीशन जो है ये आपकी मैथ्स की है। अब आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि मैथ में हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। तो मैथ में कॉम्पिटिटिव में 2 पार्ट्स आजकल हैं, ठीक है। ये मैं सारा बताऊंगा किसमें कौन पार्ट्स आता है। पहले सिलेबस को पूरी एक्सप्लेन मैं करता हूँ, ठीक है। क्योंकि प्लान में सबसे पहली बात है कि जो एग्ज़ाम हमें देना है उसमें उसकी सिलेबस क्या है, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आगे काम को बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले मैथ 2 पार्ट्स होता है। एक होता है अरिथमेटिक और दूसरा पार्ट इसका एडवांस है। मैं ये सारा बताऊंगा कि आपको अरिथमेटिक कहाँ आता है, एडवांस कहाँ आता है, सब कुछ क्लियर करूँगा। पहले सिलेबस करूँ, इसके बाद दूसरा पार्ट आपका जो आता है वो है
आपका रीजनिंग आता है, इसको तर्क शक्ति कहते हैं। ये आपका गणित का सेक्शन है, इसको हिंदी में गणित कहते हैं। ये अंक गणित कहते हैं, इसको हिंदी में अंक गणित कहते हैं। ठीक है, ये उच्चतर गणित है। ये रीजनिंग आपका तर्क शक्ति है, सबको पता है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि रीजनिंग में क्या क्या होता है। तो रीजनिंग में एक वर्बल होता है और एक नॉन वर्बल होता है। वर्बल और नॉन वर्बल होता है। देखिए, रीजनिंग में वर्बल और नॉन वर्बल होता है। ठीक है, अब इसके बाद बात करें इंग्लिश की। इंग्लिश में बच्चों ग्रामर होता है। इंग्लिश में क्या पढ़ना है आपको? ग्रामर पढ़ना है। इंग्लिश में ग्रामर पढ़ना है। चौथी जो सेक्शन होती है वो जनरल स्टडीज का होती है, या जीके कहते हैं। इसी को जनरल नॉलेज भी कहते हैं, इसी को जीके भी कहते हैं। इसमें बहुत सारे सेक्शन होते हैं, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी। ध्यान से सिलेबस को देखिए। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी यानी इतिहास। ठीक है, राज्य व्यवस्था और आपकी भूगोल। इसके बाद जनरल साइंस होता है, मतलब जीके के लिए आपको साइंस पढ़ना है। ठीक है, ये आपका हिस्ट्री है। ठीक है बच्चों, ये दिखाई नहीं दे रहा है, मैं थोड़ा सा और पहले लिख देता हूँ। ये हिस्ट्री है। ठीक है, ये पॉलिटी है। ठीक है, ये पॉलिटी है, ये ज्योग्राफी, ये साइंस। और इसके बाद जो जीके का पार्ट होता है, इको आता है। ठीक है, 7 सेक्शन है जीके में। इको के बाद आता है मिसलेनी, यानी विविध इसको बोलते हैं, हिंदी में इसको विविध बोलते हैं। ठीक है, और जो अगला भाग होता है आपकी, वो लेटेस्ट होता है। ये आपकी सिलेबस है, किसी भी एग्जाम को आप देने जाएंगे, ये सिलेबस है। मैथ है, मैथ में अरिथमेटिक, अंकगणित और उच्चतर गणित होता है, यानी एडवांस। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में वर्बल और नॉन वर्बल होता है। इंग्लिश में ग्रामर पढ़ना होता है। जीके के सेक्शन है। अब प्लान का दूसरा भाग, हमें सिलेबस पता चल गया बच्चों। अब हमें देखना है कि इस सिलेबस की मटेरियल हमारे पास है कि नहीं। तो मटेरियल अब इकट्ठा आपको करना है। मटेरियल आप मार्केट से भी इकट्ठा कर सकते हैं, या इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। तो इंस्टीट्यूट ये पूरी मटेरियल आपको प्रोवाइड करेगी। जैसे हमारी लक्ष्य कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूट जो है, अगर वो आप ज्वाइन करते हैं, हमारी क्लासेज ऑफलाइन चलती है। ठीक है, और हमारी संस्था हर टॉपिक पे आपको मटेरियल देगी। पूरी बुक्स हमारी हैं, हर टॉपिक पे हमारी अपनी बुक्स हैं। अब मटेरियल आपने इकट्ठा कर लिया, इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया तो वहाँ से मिल गया, या मार्केट से आपने ले लिया, लेकिन मटेरियल में दम होना चाहिए। मटेरियल मार्केट में बहुत सारे हैं। ठीक है, सब ने छापा है, लेकिन उसमें आपको जज करना है किसकी मटेरियल अच्छी है। ठीक है, अगर इंस्टीट्यूट में हमारे यहाँ आते हैं तो आपको ये गारंटी है कि आपको नंबर 1 मटेरियल मिलेगी, और उसी को पढ़ करके आपको सिलेक्शन लेना है और मिलेगा आपको। अब मैं आगे चलता हूँ। दोस्तों, मटेरियल हमें मिल गई। अब हमारे पास, हमारे दिमाग में आता है कि जो मैं एग्जाम दे रहा हूँ उसमें कौन कौन सा सेक्शन कहाँ आता है। अब मैं आपको सबसे पहले बोर्डों की बात करता हूँ। जैसे एसएससी का आप एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी एग्जाम एसएससी का दे रहे हैं, तो एसएससी का जैसे मान लीजिए जी लेवल दे रहे हैं, ग्रेजुएट लेवल, तो उसमें देखिए मैथ पूरा आएगा, अरिथमेटिक भी, एडवांस भी, रीजनिंग भी पूरा आएगा, ये ग्रामर इंग्लिश भी पूरा आएगा, ये सारे सेक्शन पूरे आएंगे। ये जी लेवल की कंप्लीट सिलेबस है। अब सवाल है कि जी लेवल में 3 स्तर के एग्जाम होंगे, आपको पता है। फर्स्ट टायर 1 आएगा, जिसमें आपके चारों सेक्शन से 25-25 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, टायर 2 देंगे आप मेंस का, तो इसमें मैथ से 100 क्वेश्चन आएगा, पहला पेपर। दूसरा आपका
इंग्लिश आएगा 200 क्वेश्चन, पूरा ग्रामर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब जो तीसरी होगी, टाइप 3 जो होगी, उसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल होगा इंग्लिश पे, यानी 5-6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, मतलब जिसमें आपको लेटर राइटिंग होगा, ऐसे होगा और आपकी कॉम्प्रिहेंशन वगैरह होंगे। ठीक है, ये एसएससी की है। अगर बैंक की हम बात करते हैं, लेकिन एक चीज और समझिए, एसएससी ग्रेजुएट लेवल, अगर आप 10+2 लेवल देते हैं तो वहां भी ये पूरी सिलेबस आपको पढ़नी है। थोड़ा सा क्वेश्चन जो है 19-20 होता है, हाँ, लेकिन जब आप 10+2 लेवल देंगे तो उसमें क्या होगा कि टायर 1 जैसे जी लेवल का था उसी तरह से 25-25 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और उसकी जो मेंस एग्जाम होगी वो कम्युनिकेशन स्किल, वही हिंदी या इंग्लिश पूछा जाएगा, जिसमें हिंदी या इंग्लिश मीडियम में आप लेटर लिखेंगे और आप कॉम्प्रिहेंशन ऐसे वगैरह ऐसे आएंगे। ठीक है, अगर आप दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का आपने दिया है तो एसएससी एग्जाम लेती है, तो उसमें इन चारों से 25-25 क्वेश्चन आएंगे, टायर 1 की तरह जैसे जी लेवल में था। अगर आप कांस्टेबल का एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें मैथ से क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग से और इंग्लिश से आएगा। नहीं, फिर से एक बार मैं रोकता हूँ, आपकी मैथ, रीजनिंग आएगा, जीके आएगा और कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन अलग से आएंगे। ठीक है, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन अलग से आएंगे, यानी मैथ, रीजनिंग और जीके आएंगे। ठीक है, अब और भी बहुत सारी एग्जाम एसएससी लेती है, जैसे सीपीओ लेगी, सीपीओ की स्पेशल ले रही है तो ये चारों सेक्शन आएंगे आपके और उसमें सबसे क्वेश्चन आएंगे। और उनकी जो सेकेंड एग्जाम होगी खाली इंग्लिश 200 क्वेश्चन एक पेपर होगा मेंस में। तो कहने का मतलब एसएससी की कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं तो आपको इनको पढ़ना पड़ेगा चारों। अब आते हैं बैंक्स में, तो बैंक्स में मैथ में अरिथमेटिक आएगा, देखिए मैंने राउंड कर दिया। रीजनिंग जो है आपकी नॉन वर्बल आजकल आ रही है, वैसे सिलेबस में दोनों है लेकिन नॉन वर्बल आएगी। इंग्लिश पूरा आएगा और जीके में आपकी लेटेस्ट से ज्यादा क्वेश्चन आएगा, इको से ज्यादा आएगा, इधर से कम आएगा। एसएससी में सबसे पूछा जाएगा टायर 1 में, लेकिन बैंक्स में यहाँ से ज्यादा आएगा। यानी बैंक्स का एग्जाम देने जाए आप तो आपको, जैसे आपकी प्री एग्जाम होती है बैंक में, तो प्री में क्या करते हैं वो मैथ से पूछेंगे, रीजनिंग पूछेंगे और इंग्लिश पूछेंगे, जीके नहीं पूछते। ठीक है, अब जब मेंस दीजिएगा तो इन चारों, मतलब मेंस दीजिएगा तो चारों से पूछेंगे और एक पार्ट उनकी होती है मार्केटिंग की। ठीक है, वो अलग से आपको उसके फैक्ट करने पड़ेंगे। बैंक में आपकी एक सेक्शन बढ़ जाती है, बैंक में एक सेक्शन बढ़ जाएगी कंप्यूटर एंड मार्केटिंग। ठीक है, ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है, प्री और मेंस की पूरी उनकी सिलेबस है, पैटर्न तो आप फॉर्म भरते हैं आपको सब पता चल जाता है। अब हम आते हैं, चाहे बैंक का आपका पीओ का हो या कलर का हो, इतनी पूरी पढ़नी पड़ेगी, खाली एडवांस मैथ नहीं पढ़ना है आपको, बाकी चीजें पढ़नी पड़ेगी। अब अगर हम बात करें आपकी डीएसएसपी की, तो देखिए डीएसएसबी में क्या होता है, डीएसएसबी, इसमें वो मैथ पूछते हैं पूरी। ठीक है, अब मैं ये मिटा देता हूँ, मैथ पूछते हैं, उसके बाद आपकी रीजनिंग पूछेंगे, इंग्लिश पूछेंगे, जीके पूछेंगे और हिंदी आ जाता है। ये वहाँ पे नहीं होगा, जीके में थोड़ी बहुत एक दो कंप्यूटर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक हिंदी का सेक्शन होता है, यानी आपको हिंदी व्याकरण पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? हिंदी व्याकरण, डीएसएसबी के लिए। ठीक है, रेलवे में जाएंगे तो आपको रेलवे का एग्जाम देंगे तो मैथ, रीजनिंग, जीके और लैंग्वेज का एक हिंदी या इंग्लिश होता है। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मेन सिलेबस जो आपका है मैथ, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश। मेन अगर देखा जाए, मैं अभी ये भी मिटा रहा हूँ, हिंदी भी मिटा दिया, मेन ये देखा जाए यही मेन है। अब सवाल है कि इन सब्जेक्ट को कैसे पढ़ा जाए। एक तो हमने मटेरियल इकट्ठा कर लिया,
अगर आपकी कॉलेजिंग स्कूलिंग में अगर आपका बेस सही है तो आप मटेरियल लेके सेल्फ स्टडी करके और प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो एग्जाम देना है उसकी मॉडल सेट पे आपको प्रैक्टिस करनी है, जो एग्जाम देनी है उसकी मॉडल सेट पे प्रैक्टिस करनी है। तो अगर आपका बेस ठीक है तो बिना कोचिंग के मदद से या किसी की मदद से भी निकल सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर 100 बच्चों का अगर हम सर्वे करें तो 1-2% ऐसे बच्चे होते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। वो कोचिंग में आए या किसी की मदद ले या न लें, अगर वो मटेरियल वो बढ़िया उनके पास चला जाता है, या वो जो भी अच्छे बच्चे हैं तो मटेरियल स्वाभाविक है, मार्केट में कितना भी भरम है वो अच्छे मटेरियल निकाल लेंगे और उसके बाद उसकी तैयारी सेल्फ करके और प्रैक्टिस करके वो निकाल लेते हैं। लेकिन जो बाकी बच्चे हैं उनको तो इंस्टीट्यूट से मदद लेनी पड़ेगी, जैसे हम लोग जैसे एक्सपर्ट से मदद लेनी पड़ेगी। तो जब आप हम लोग के इंस्टीट्यूट में आते हैं या हमसे मदद लेने आते हैं तो हम लोग पूरा एकदम आपको फोकस करेंगे आपकी सिलेबस, मटेरियल और पढ़ाने के तरीके पे। दोस्तों, हम लोग की जो एक्सपीरियंस है वो पूरी आपकी काम आएगी, कोई उसमें शंका समाधान नहीं है। जितनी हमारी 21 साल की एक्सपीरियंस है उस सारा आपके पास जाएगा, और अगर आप हमारे अनुसार काम करेंगे तो रिजल्ट जरूर आएगा, ये पक्का है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। सिलेबस पे बात हो गई, कुल मिला के हमने देखा कि मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश पे हमको फोकस करना है। अब सवाल है कि इन सब्जेक्ट को पढ़े कैसे। सबसे बड़ी दिक्कत होती है क्या क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो दोस्तों, बच्चों, आपको एक बार ध्यान देना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको क्या नहीं पढ़ना है इस पर ज़्यादा फोकस करनी है। अगर आप सोचेंगे कि क्या क्या पढ़ना है तो बच्चों बहुत टाइम निकल जाएगा, एज भी पार हो जाएगा, कुछ बातें नहीं बनेगी। तो आप सबसे पहले आपको सोचना है क्या नहीं पढ़ना है। मैं क्लास भी जो लेता हूँ ऑफलाइन, उसमें हम लोग इसी मेथड से चलते हैं, क्या नहीं पढ़ना है। और टीचिंग मेथड जो हमारा होता है वो थेसिस मेथड होता है। मैं सब डिस्कस करूँगा कि टीचिंग का मेथड कौन सा अपनाना चाहिए और किस वे में पढ़ना चाहिए, चाहे आप सेल्फ पढ़ें या हमसे पढ़ें या किसी से पढ़ें, थेसिस मेथड से पढ़ें तभी रिजल्ट आता है। और थेसिस मेथड क्या होता है वो भी बताऊंगा, एंटी थेसिस मेथड क्या होता है वो भी बताऊंगा। तो हमेशा थेसिस मेथड से पढ़ना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो एग्जाम होते हैं उसमें मैथ जो है आपके IQ का टेस्ट लेता है। ये लॉजिकल जो आपकी क्षमता है, लॉजिकल जो आपकी टेस्ट है वो ये लेता है। इंग्लिश ग्रामर जो है या लैंग्वेज टेस्ट जो होते हैं वो कम्युनिकेशन स्किल का टेस्ट लेते हैं। जीके मेमोरी का टेस्ट लेता है, आपका मेमोरी कैसा है। तो जिस पद के लिए जा रहे हैं उनमें एक चीज़ चाहिए, आपके पास IQ चाहिए, आपके पास लॉजिकल होना चाहिए, आपको का कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, आपका मेमोरी भी ठीक होना चाहिए, याददाश्त भी सही होनी चाहिए। अब मैं आगे बढ़ता हूँ कि इन सबका को कैसे पढ़ना है। तो दोस्तों, मैं बार बार आपको बताता हूँ कि आप रिवीजन करो। जो आप रोज आपको पढ़ाया गया, रोज का काम रोज करो, वीकली रिवीजन करो और आप फिर मंथली करो। क्लास में पंक्चुअल रहिए। 3 बातों का ध्यान देना है आपको, पंक्चुअल रहना है, रिवीजन करना है, टेस्ट ईमानदारी से देना है। ये 3 चीज आप कीजिए। और सबसे पहले होमवर्क भी बताता हूँ, आपको कुछ होमवर्क करना होता है। जैसे कुछ बेसिक चीज ध्यान रखना, जैसे मल्टीपल टेबल पहाड़े आपको 1 से 30 तक याद होनी चाहिए, और आपको स्क्वायर 1 to 50 तक, और आपको क्यूब 1 to 30 तक, और आपको 2 की पावर 1 to 10 तक, 3 की पावर 1 to 10 तक। और 3 चीज और खास ध्यान देनी है, क्लास नोट्स जो है वो आपको बढ़िया से बनानी है, और पंक्चुअल रहनी है, रिवीजन करनी है, टेस्ट देनी है। अगर इस तरह से आप हमारे साथ काम करेंगे तो आप ये मत सोचिए कि आपका रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि हमें 21 साल में जिन बच्चों ने हमें फॉलो किया, इन मेरी 5 होमवर्क और 3 बात का ध्यान दिया है, पंक्चुअल रहे हैं, रिवीजन किए हैं, टेस्ट दिए हैं ईमानदारी से, उनका रिजल्ट पक्का आया है। ईमानदारी से आप करेंगे काम तो रिजल्ट पक्का आएगा, ईमानदारी से नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। ये बात आप मुट्ठी बांध लीजिए और पेशेंस के साथ काम कीजिए, जल्दबाजी में काम नहीं होता। ठीक है बच्चों, अब हम
आगे बढ़ते हैं। सिलेबस हमने समझा दिया, मटेरियल का समझा दिया, अब हम मेथड पे चलते हैं। ठीक है, सारी चीजें हम डिस्कशन करेंगे, हर बात पे करेंगे। अब हम टीचिंग का जो मेथड होता है वो क्या होना चाहिए, और उस पे जाने से पहले सबसे पहले हम ये आपको बताएंगे कि एग्जामिनर जो है आपसे क्या उम्मीद करता है। एग्जामिनर आपसे क्या उम्मीद करता है। देखिए, सबसे पहले एग्जामिनर की जो रिक्वायरमेंट है वो हमें पूरा करना है। तो हमारी टीचिंग ऐसी होनी चाहिए, हमें ज्ञान लेने की जो हमारी प्रक्रिया वैसी होनी चाहिए कि हमारा उससे मैच करे। देखिए, एग्जामिनर जो होता है वो आपसे 3 चीज की उम्मीद करता है। इन चारों सब्जेक्ट में वो कंसेप्ट की उम्मीद करता है। ठीक है, कंसेप्ट की उम्मीद करता है, बेसिक की उम्मीद करता है, और समझ लीजिए ट्रिक्स की उम्मीद करता है। ऐसा समझ लीजिए, यानी फास्ट एकदम। तो आप जो क्वेश्चन पूछता है किसी भी सेक्शन में, आप बच्चों पेपर उठा के देखो, आप मनन करो, आप देखोगे 1/3 पार्ट यहां से पूछेगा क्वेश्चन, 1/3 यहां से, 1/3 आपकी 1/3 यहां से पूछता है। अब किसी किसी बच्चों के मन में होता है कि खाली हम ट्रिक पढ़ लें। ये दो भ्रम आपके बीच में होता है कि मैथ बिना फार्मूला का पढ़ लें। आप खुद सोचिए ईमानदारी से कि मैथ बिना फार्मूला का पढ़ा जा सकता है। बच्चों, अगर आप ईमानदारी से सोचेंगे तो आपका एक ही जवाब आएगा, नहीं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देना पड़ेगा। कोई सोचता है कि ट्रिक पढ़ के पास हो जाए, नहीं पास हो। जैसे हम लोग, हमारा शरीर है, हम लोग भोजन करते हैं, तो जो हमारी बेसिक फूड्स है उसको हम ना लेके खाली विटामिन खाएं तो हम स्वस्थ रहेंगे, नहीं रहेंगे। तो ये ट्रिक्स जो है विटामिन है। ठीक है, तो बेसिक फूड्स आपको लेना पड़ेगा। और एग्जामिनर ये तीनों से पूछता है। अगर पूरी क्वेश्चन को 100% ले लिया जाए तो उसमें से 1/3 यानी लगभग 33 एंड 1/3% वो कंसेप्ट पूछ रहा है पे क्वेश्चन, और 33 एंड 1/3% बेसिक से पूछ रहा है, 33 एंड 1/3% वो ट्रिक से पूछ रहा है। और ट्रिक में भी दो बातें होती हैं, एक होती है विद फार्मूला और एक होती है विदाउट फार्मूला। ठीक है, और इन पे सब पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होती है। ठीक है, अब एग्जामिनर ने इतने, अब देखिए ये दोनों कितना हो गया, देखिए 66 एंड 2/3%, मतलब मान लेते हैं 67%, बाकी ये हो गया। अब आपने खाली ट्रिक में विद फार्मूला किया है, अब ये लगभग 17% से भी कम है, ये 17% से भी कम है। आपने हर चैप्टर में ये काम किया खाली। अब आपने तो इतना काम किया, लेकिन एग्जाम में जाएंगे तो इतना मेंटेन होगा कि नहीं, इसकी गारंटी बच्चों नहीं है। ये मेरे हिसाब से आप 12 to 13% पे आप आएंगे, अगर इतनी आप पढ़ते हैं तो 12 to 13% पे आएंगे। अगर हर चैप्टर से आप 12 से 13% सिलेबस करके जाएंगे तो सिलेक्शन होगा, नहीं होगा। तो दोस्तों, ये मान के चलिए कि ये जो भ्रम आपके अंदर है कि खाली हम ट्रिक से मैथ पढ़ लें, तो नहीं हो पाएगा। क्लियर हो गया ये बात, समझ चुके हैं आप। अब हम आगे बढ़ते हैं, और अब देखिए इसमें आधा क्वेश्चन यहाँ से विदाउट फार्मूला, बहुत सारे टीचर कहते हैं कि बिना फार्मूला का मैथ पढ़ाऊंगा, वो थोड़ा सा ठीक है, सच्चाई पूरी नहीं है। आप मान के चलिए ये भी लगभग 17% से कम है, ये भी 17% से कम है, अप्रोक्स मान लेते हैं 17%। तो अगर जो कह रहा है खाली मैं बिना फार्मूला का पढ़ाऊंगा तो वो इतना काम कराएगा, जो कह रहा है कि ट्रिक फार्मूला से पढ़ाऊंगा वो भी इतना कराएगा। आपके पास दोनों में से किसी मेथड से चलिएगा तो 10-12% से ज़्यादा नहीं मिलेगा। और जो कहता है कि हम दोनों ट्रिक और में विद फार्मूला विदाउट फार्मूला कराएंगे, अगर मान लीजिए 33% कराता ही है तो आप सोचो एग्जाम क्लियर होगा, नहीं होगा। तो इस भ्रम जाल से बाहर निकलिए। आपको बेसिक करना पड़ेगा, कंसेप्ट करना पड़ेगा, ट्रिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं कि टीचिंग का मेथड
कैसे होना चाहिए। देखिए, जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है, चाहे वो अपने आप करे या हम लोगों से मदद लेके करें, इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके करें, वो उनको ऐसे काम करना पड़ेगा कि इन सब की स्टडी करनी पड़ेगी। खाली सिलेक्टेड करने से नहीं होगा एग्जाम के लिए। अब हम आते हैं कि टीचिंग का मेथड क्या होना चाहिए। तो देखिए, टीचिंग जो मेथड होता है, टीचिंग मेथड, अब आप समझ गए एग्जामिनर का रिक्वायरमेंट है। टीचिंग मेथड, पढ़ाने का जो विधि होता है वो दो तरीके से होता है। फर्स्ट जो मेथड है आपकी वो है थेसिस मेथड। ध्यान से बच्चों समझिए, आज आपकी पूरी भ्रम दूर होनी चाहिए। थेसिस मेथड, थेसिस मेथड, ठीक है, थेसिस मेथड है। थेसिस मेथड जो है ये क्या है ये भी बताऊंगा। और दूसरा मेथड है आपकी, सेकेंड जो मेथड है, ये फर्स्ट है, सेकेंड है एंटीथेसिस मेथड, एंटीथेसिस मेथड। अब आप दोनों को समझिए और फिर एग्जामिनर से जोड़िए आप, क्योंकि एग्जामिनर का बात अगर नहीं मानेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, पक्की बात है। सबसे यहाँ पावरफुल ये है, ठीक है, एग्जामिनर है। मतलब एग्जामिनर जो है ये सबसे ताकतवर है, उसको आपको पकड़ना है। थेसिस मेथड जो होता है, ठीक है, इसमें कोई भी टॉपिक हो, चाहे मैथ हो, आपको दिमाग में आपका बैठ जाना चाहिए कि मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके, इनकी टीचिंग आपको इस मेथड से करना पड़ेगा। ये मेथड ये वाली है, जैसे कोई भी टॉपिक हो, चाहे मैथ का, रीजनिंग का, जीके का, इंग्लिश का, सबसे पहले उस टॉपिक का टर्मिनोलॉजी पे बात करनी पड़ेगी, शब्दावली। उसके बाद इस मेथड में शब्दावली पे बात किया जाएगा, ठीक है, शब्दावली पे। उसके बाद में बात किया जाएगा कंसेप्ट पे, ठीक है, कंसेप्ट पे बात करेंगे। उसके बाद इसमें काम किया जाता है बेसिक पे, ठीक है। और उसके बाद जब ये जब हो जाएंगे तब प्लस आता है ट्रिक्स। ट्रिक्स देखिए हर जगह होता है, मैथ में भी, रीजनिंग में भी, इंग्लिश में भी होता है। इंग्लिश वाले एक्सपर्ट आपको बताएंगे सारी चीज बताने के बाद। और जीके में भी होता है, क्वेश्चन कैसे जल्दी याद हो जाए, ये सारी चीजें होती हैं। और ट्रिक्स में दो बातें होती हैं, अगर मैथ और रीजनिंग है तो विथ फार्मूला और विदाउट फार्मूला, समझ गए। ये आपका थेसिस मेथड है। अच्छा, इसके साथ इनकी क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करें। जैसे आपने टर्मिनोलॉजी किया, कंसेप्ट के बेसिक किया, इनके साथ प्लस क्वेश्चन टाइप्स भी करना है। मतलब पहले टर्मिनोलॉजी, कंसेप्ट, बेसिक लिया तो इस पे पहले क्वेश्चन करना है। यानी इसको जब तक क्वेश्चन नहीं कराया जाएगा आपका क्लियर नहीं होगा। क्वेश्चन किया, इसके बाद जब ट्रिक्स पे आए तो इनमें भी इसके साथ देखिए, इसके साथ प्लस क्वेश्चन टाइप्स करनी है। अब मैं देखिए यहाँ पे ऐसे मैं लाइन खींच रहा हूं, ठीक है। ये बच्चों, ये थेसिस मेथड की प्रक्रिया है। यानी थेसिस मेथड का मतलब ये होता है कि पूरी ज्ञान पहले ले लिया जाए, उसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस की जाए। यानी जो ज्ञान लिया जाए उसके साथ तुरंत क्वेश्चन की प्रैक्टिस। उसी तरह से ट्रिक भी आया तो चाहे विथ फार्मूला हो, विथ फार्मूला किया फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस, फिर विदाउट फार्मूला किया फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस, ताकि पूरी चीज क्लियर हो जाए, ठीक है। अब एंटीथेसिस मेथड पे आते हैं। एंटीथेसिस मेथड में क्या होता है, टॉपिक डाला जाता है और तुरंत क्वेश्चन टाइप्स पे आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन टाइप्स, यहाँ पे क्या हुआ, कोई भी थेसिस मेथड में क्या हुआ, कोई भी टॉपिक डाला गया तो उसकी टर्मिनोलॉजी पे काम किया गया, कंसेप्ट, बेसिक, फिर इन पे क्वेश्चन टाइप्स, और उसके बाद ट्रिक्स पे जब आए तो विथ फार्मूला बताया, फिर विथ फार्मूला के साथ फिर क्वेश्चन टाइप्स बताए गए, क्वेश्चन टाइप्स बताए गए, फिर विदाउट फार्मूला बताया गया, फिर क्वेश्चन टाइप्स बताया गया। और इसके बाद जब ये सब हो जाए तो आपको प्रैक्टिस करना है। क्या करना है,
प्रैक्टिस करना है आपको। प्रैक्टिस इसके बाद कीजिए। अब प्रैक्टिस जो है वो आपका एंजॉय होगा। जब सारी ज्ञान हो गई और क्वेश्चन पे आ गए तो फिर एक तो ज्ञान के साथ साथ क्वेश्चन किया, अब उस टॉपिक का सब कुछ पता होगा, उसके बाद प्रैक्टिस किया। यहाँ पे क्या है कि टॉपिक करने के बाद क्वेश्चन टाइप्स पे आ जाते हैं। टॉपिक मतलब स्टार्ट हुआ, जैसे परसेंटेज चैप्टर या कोई भी टॉपिक, रीजनिंग का कोई या जीके का लिया, तुरंत क्वेश्चन से चालू हो गए क्वेश्चन कराना। अब जब क्वेश्चन कराए और क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन जो कराया गया विथ ट्रिक्स कराया गया। अब देखिए एंटी-थेसिस मेथड में सीधे परसेंटेज का चैप्टर का नाम लिया और सीधा क्वेश्चन चालू, और उन क्वेश्चन को कराया गया जिस पे ट्रिक है। ये जरूरी नहीं, आप देखिए 3 भाग है, किसी चैप्टर के 3 पार्ट्स हैं, सारे क्वेश्चन पे तो ट्रिक नहीं है। ये कहना कि खाली ट्रिक से ही क्वेश्चन फास्ट होगा, ये गलत है। ट्रिक से तो फास्ट होता है, कभी कभी ट्रिक से भी समय लगता है। तो जब आप ऐसे तैयारी करेंगे थेसिस मेथड से, तो आपको एक आपके अंदर क्षमता आ जाएगी कि कब हमें ट्रिक्स को यूज करना है, कब बेसिक को यूज करना है, कब कॉन्सेप्ट को यूज करना है। जब पूरी ज्ञान हो जाएगी तो आप एकदम क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ज्ञान के बाद, ज्ञान के साथ साथ क्वेश्चन किया, उसके बाद प्रैक्टिस किया। यहाँ पे आप शुरू से ही प्रैक्टिस पे आ गए बिना ज्ञान लिए। अब प्रैक्टिस के माध्यम से आप ज्ञान ले रहे हैं, तो आप डिसाइड कर लो कि अगर प्रैक्टिस के माध्यम से ज्ञान लिया जाए तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगा, या ज्ञान के साथ क्वेश्चन करके और फिर प्रैक्टिस पे आया जाए। तो स्वाभाविक है बच्चों, आपका आंसर क्या होगा कि पहले ज्ञान के साथ हम प्रैक्टिस करें, ज्ञान के साथ क्वेश्चन करें और फिर देन उस टॉपिक का पूरा प्रैक्टिस करें। तो अब तो आप क्लियर हो गए होंगे कि हम लोग को टीचिंग किस मेथड से करना है। थेसिस मेथड जो है ये बेस्ट है। अगर नौकरी लेनी है तो, टाइम पास करनी है तो टाइम पास, यहाँ पे थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा लेकिन नौकरी भी तो फिक्स होगी। यहाँ पे समय कम लगेगा लेकिन नौकरी नहीं लगेगी। अगर कोई कहता है कि इस तरह से पढ़ के मैंने नौकरी लिया है, बच्चों एकदम टोटली रॉन्ग है। अगर वो ऐसा कहता है और मान लीजिए कोई ऐसा एग्जाम्पल मिल गया कि यार वो प्रैक्टिस किया और नौकरी लगे, तो बच्चों मैं बता दूं वो जाने अनजाने में उसने ऐसे काम किया है, स्कूलिंग में कॉलेजिंग में वो अच्छा स्टूडेंट रहा है, रेगुलर काम किया है, तो उसको उसके पास तो ज्ञान है तो प्रैक्टिस कर लिया, हो गया। वो चीज़ सबके साथ नहीं हो सकता, वो 100 में 1 बच्चे या 2 बच्चे वैसे हो सकते हैं, ठीक है। तो ये मेथड टोटली रॉन्ग है। और आज के मैक्सिमम इंस्टीट्यूट जो कहते हैं आपको 3 महीने में सिलेबस खत्म कर देंगे, 3 महीने में खत्म कर देंगे, वो इसी को फॉलो करते हैं क्योंकि आजकल आपके पास भी टाइम नहीं है, उसी का गलत फायदा उठाते हैं। बच्चों इससे बचना है, ये मेथड टोटली रॉन्ग है। और आप अब समझ चुके होंगे कि ये जो थेसिस मेथड है वो एग्जामिनर के दिमाग को पकड़ रहा है, यानी एग्जामिनर की जो रिक्वायरमेंट है उसको यही फुलफिल करेगा थेसिस मेथड। तो बच्चों अब आप क्लियर हो चुके हैं कि आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए थेसिस मेथड्स। अब ये तो वे ऑफ टीचिंग हो गई। अब मैं आपको बताता हूं, अब देखिए पढ़ाने वाले की ही खाली जिम्मेदारी नहीं है, 2 बात ध्यान रखिए। एक आपको अच्छा गुरु चाहिए, लेकिन आपको भी एक अच्छा शिष्य बनना पड़ेगा। अगर गुरु और शिष्य दोनों अगर साथ साथ मिलकर बढ़िया से काम नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। मैं सिर्फ काम करूं और आप काम न करें तो रिजल्ट कभी नहीं आएगा। और मैं आपको बता दूं, मैं 21 साल से काम कर रहा हूं, मैं ये नहीं समझता किसी भी बच्चे का दिमाग कमजोर है, क्योंकि मेरी क्लास में लक्ष्य कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूट, ये दिल्ली में पालम में राजनगर पार्ट 1 में है। आप इलाके में आके कहीं भी पूछ सकते हैं। यहाँ इस इलाके में ऐसे ऐसे घर हैं जिनके सारे बेटे, 3 बेटे हैं तो तीनों सेलेक्ट, 3 बहुएं आई वो भी सिलेक्ट, 2 बहन है वो भी सिलेक्ट। मतलब एक एक घर में 5-5 6-6 नौकरियां हैं और ये 21 साल में 10,000 बच्चे सिलेक्ट हैं। और मैं कभी ऑनलाइन नहीं आया हूँ, आपके सामने पहली बार आया हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत भरम है और इस मेथड से लोग कराते हैं कम टाइम में,
और आपका भी टाइम जाता है, आपका करियर ख़त्म होता है। और मैंने इस 21 साल में ये रिसर्च किया है कि किसी बच्चे का दिमाग कमज़ोर नहीं आता। एक अच्छा गुरु, सही गुरु मिल जाए और एक शिष्टाचारी स्टूडेंट मिल जाए जो गुरु को फॉलो करे। आप हमें फॉलो करें, रिजल्ट नहीं आए ऐसा हो नहीं सकता, बिल्कुल गारंटी है। इस मेथड से आप कीजिए। हमें आप हमारे पास नहीं आते हैं तो भी आप ऐसे काम करो, किसी की मदद से करो, रिजल्ट आएगा। अपना टाइम और वक्त इन के चक्कर में मत कीजिए, क्योंकि 99% इंस्टीट्यूट जो है, 99% इंस्टीट्यूट इनको फॉलो करते हैं। 99% इंस्टीट्यूट इनको फॉलो करते हैं। आप ये बच्चों इस बात का ध्यान रखें कि आपको थेसिस मेथड से चलना है। और जब तक आपकी पूरी तैयारी नहीं होगी, सिलेक्शन नहीं होगा। यानी आपको भी हमारे साथ काम करना है। तो अब लास्ट प्लान का लास्ट पॉइंट है, आप काम कैसे करें बच्चों। तो अब लास्ट पॉइंट पे आते हैं कि आपको हमारे साथ काम कैसे करना है या किसी एक्सपर्ट के साथ काम कैसे करना है। तो देखिए, सबसे पहली बात कि हर एक्सपर्ट का एक होमवर्क होता है बेसिक, जो मतलब आपको उतना तो आना चाहिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि आपको उस एक्सपर्ट्स की उस बात को माननी पड़ेगी, ठीक है। जैसे मैं अपनी बात कहूँ तो मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप 30 तक पहाड़े याद रखें, मल्टीपल टेबल याद रखें 30 तक। उसके बाद आपको 50 तक आपको स्क्वायर याद रखना है। और उसके बाद का मैं नियम बताऊंगा सब क्लास में। उसके बाद आपको 30 तक क्यूब याद रखने हैं। और 2 की पावर, चौथी बात 2 की पावर 1 से 10 तक। और पांचवी बात 3 की पावर 1 से 10 तक। ये 5 होमवर्क है बेसिक। ये अगर याद कर लेंगे और मेरे साथ काम करेंगे तो रिजल्ट पक्का आएगा। हमारी 21 साल की जो एक्सपीरियंस है वो आपको पूरी उसका फ़ायदा मिलेगा। 10,000 से ज़्यादा लोगों ने हमसे इसका फ़ायदा ले चुके हैं। आप भी दोस्तों ले सकते हैं अपने घर बैठे, ठीक है। हमारी ऑफलाइन क्लासें चलती है, ऑनलाइन का अभी मैं कुछ नहीं कहूँगा। अब समय ऐसा आ गया कि भविष्य में हमें भी आना पड़ेगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। होमवर्क की बात हो गई, अब साथ में आपको क्या करना है। अब आपने जो बेसिक होमवर्क कहा गया वो आपने पूरा किया। साथ साथ आपको 3 बातों पे ध्यान देना है। आपको पंक्चुअल रहना है, रिवीजन करना है और टेस्ट ईमानदारी से हमारी देनी है। मतलब आपको रेगुलर क्लास में रहनी है और रिवीजन रोज का रोज करना है, वीकली करना है, साप्ताहिकी और मंथली करना है। यानी जितना पढ़ा दिया गया हर हमेशा वो तैयार होना चाहिए। और तीसरी जो वीकली टेस्ट होती है, चैप्टर वाइज टेस्ट होती है या लास्ट में टेस्ट सीरीज होगा, उस सब को ईमानदारी से काम करनी है आपको, ठीक है। इतना अगर आप कर लेते हैं तो सिलेक्शन पक्की है। अब मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि हम लोग क्लास में आपके साथ कैसे काम करते हैं। तो बच्चों, ये थेसिस मेथड मैंने बता दिया है आपको। अब थेसिस मेथड मैं सामने रखता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि क्लास में हम लोग कैसे चलेंगे। तो देखिए, आपने थेसिस मेथड देख लिया, अब इसके साथ साथ ये भी देख लीजिए। जैसे कोई भी टॉपिक, मैथ हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो और जीके का कोई भी सेक्शन, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, इको, मिसलेनी और लेटेस्ट। अब मैं बताता हूँ, देखिए इनमें से किसी भी टॉपिक का, कोई भी टॉपिक जब हम लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उसकी टर्मिनोलॉजी पे डिस्कस करेंगे, उसके बाद उसकी डेफिनेशंस पे बात करेंगे, फिर कंसेप्ट पे बात करेंगे, फिर उसके बाद में बेसिक्स पे आ जाएंगे, ठीक है। और तब हम ट्रिक्स की ओर चलते हैं। और सबके साथ साथ, इनके साथ साथ क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कराई जाएगी, क्वेश्चन टाइप्स भी करेंगे, ठीक है। उसके बाद वीकली टेस्ट और वो सब चालू हो जाता है। अब आप खुद सोचिए कि ये क्या है। थेसिस मेथड तो है, थेसिस मेथड ही है और ये एग्जामिनर यही चाहता है
ठीक है। और क्लास में 0 हम मान के चलेंगे, आपको मैं मान लूंगा कि आपको कुछ नहीं आता है। 0 से टॉप तक चलेंगे, एक्सट्रीम तक चलेंगे हर टॉपिक का, और इस वे में चलेंगे। अगर मैथ और रीजनिंग है तो यहाँ बेसिक के जगह बेसिक फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। बाकी जगह मैथ या रीजनिंग है तो, और इन सबके साथ क्वेश्चंस टाइप होगा। ये ट्रिक्स में विथ फार्मूला और विदाउट फार्मूला होगा। मेरी क्लास ऐसे चलेगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपके अंदर जो भी भ्रम था वो दूर हो गया होगा। और बच्चों, हमेशा ध्यान रखिए कि ईमानदारी से आप प्रयास करेंगे ऐसे तो आपका रिजल्ट पक्का आएगा, ठीक है। इसमें कोई संदेह नहीं है, ठीक है। और अगर आप हमसे जुड़ते हैं, ऑफलाइन में हमारी ऑफलाइन क्लास चलती है, अभी ऑनलाइन की व्यवस्था नहीं है, भविष्य में हो सकता है। तो ऑफलाइन, आप दिल्ली में रहते हैं तो ऑफलाइन ज्वाइन कीजिए। बाकी जो गांव के बच्चे हैं, देहात के, मैं उनके पास भी पहुंचने की जल्द प्रयास करूंगा। और ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने कमेंट लिखिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले वीडियो में मिलेंगे। सब्सक्राइब जरूर आपको करना है, क्योंकि अगली वीडियो जब मेरी आएगी तब टॉपिक वाइज आएगी, ठीक है। और सारे टॉपिक के एक एक डॉट करेंगे, कोई टॉपिक आपकी छूटेगी नहीं, ये ध्यान रखिएगा, कोई टॉपिक छूटेगी नहीं। क्लियर हो गया, ठीक है। अब चलिए, नमस्कार। इंस्टीट्यूट का कुछ